Jai Hind, good morning and welcome everyone to the class. This is DMD at an early hour. So this is a kind of surprise for you people. Thought of giving it at the earliest time in the day. So I thought this should be the best one. Now, farmers take camped on to Delhi border. That is one of the new news. And you have been seeing that farmers are raking up against the Delhi border क्योंकि वो केंद्र सरकार के खिलाफ हैं. पर इसके पीछे की वजह क्या है? तुम लोग कई 2-3 दिनों से ग्रुप पे भी पूछ रहे हो बार बार कि क्या हो रहा है सर, ये क्यों फार्मर्स अगर सब कुछ चल रहा है तो why are people agitating against what's happening? See, it's all about misinformation. ठीक है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पे यू हैव सीन पीपल कमिंग अप एट शाहीन बाग एंड अदर प्लेसेस इन द कंट्री एंड दे वर टोल्ड दैट अगर सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी. जबकि आज की तारीख में हम सभी को हकीकत पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सीएए के थ्रू, ना ही ऐसा कुछ होना है. सो इन द सिमिलर फैशन फार्मर्स आर बीइंग मिसगाइडेड. दे आर बीइंग मिसगाइडेड दैट द एमएसपी विल गो अवे, wherein actually the reason is that the political parties and so let's call the people who were running the APMCs or agricultural produce marketing committees, the brokers which were there, उन लोगों को काफ़ी बड़े मात्रा में नुकसान हुआ है. So because of that loss they are not ready and misinformation farmers के बीच में फैलाई जा रही है कि आपसे MSP छीन लिया जाएगा. And since they are being told that the MSP will be taken away from you, that is why the farmers are agitating. Now the government has issued clarifications at times, पर तुम्हें भी पता है गवर्नमेंट तो तब भी क्लैरिफिकेशन दे रही थी जब CAA के ऊपर विवाद चल रहा था. गवर्नमेंट वॉज स्टिल सेइंग दैट नो CAA विल नॉट डू यू एनी हार्म एंड येट पीपल वर नॉट रेडी टू लिसन एंड एक्सेप्ट. सो द सेम इशू इज हैपनिंग राइट नाउ एंड पीपल आर सेटिंग अप. ठीक है, it is all a game of misinformation. So today we do have an editorial about misinformation. We'll discuss that also. Next news is GDP contracts 7.5% in second quarter. Now second quarter में जो GDP का contraction है that is 7.5%. Now what does this contraction mean first of all? Now contraction term का यहाँ पे मतलब होता है कि जैसे सपोज करो तुम सुनते हो तुम्हारी GDP ग्रो कर रही है. So you hear that 100% से GDP ग्रो कर रही है लेट्स से 5% के रेट पे, तो नेक्स्ट इस ईयर 100 थी तो अगली साल 105 हो जाएगी. ठीक है, बट लेट्स से अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है नेगेटिव ग्रोथ. नेगेटिव ग्रोथ एज एन इफ इट वाज 100 दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर इट विल बी 95. ठीक है, अब जीडीपी को ऐसा नहीं है कि पूरे साल लगातार सेम ग्रोथ या सेम डिक्लाइन पे चलती रहती है. डेटा चेंजेस, जैसे जून की छुट्टियों में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करता है. सितंबर के महीने में आ जाओ, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इनमें तो तुम देखोगे फेस्टिव सीजन होता है. दैट इज़ वाई मैन्युफैक्चरिंग गेट्स अ बूस्ट. सिमिलर फैशन में इफ़ यू टेक अ लुक एट जनवरी फरवरी मार्च, क्लोजिंग आ रही होती है, एनुअल ईयर फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा था, तो सारी फैक्ट्रीज का आउटपुट तुम्हें देखने को मिलता है, चेंज होता है. सो द ग्रोथ इज बीइंग कंप्यूटेड एक्चुअली इन क्वार्टर टर्म्स. क्वार्टर मतलब क्या होता है, 3 महीना एक बार में, बेसिकली 25% ऑफ द ईयर. सो विद दैट दे कीप ऑन कैलकुलेटिंग. नाउ इफ यू रिमेंबर प्रीवियस क्वार्टर में हमारी ग्रोथ जो थी वो नेगेटिव 23% थी. 23% नेगेटिव ग्रोथ थी कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर सेम क्वार्टर. ठीक है, अब इस साल की हम बात करते हैं जब, तो इस साल सेकेंड क्वार्टर में हमारी ग्रोथ का कॉन्ट्रैक्शन केवल 7.5% हुआ है, वेयर इन मेनी एजेंसीज इंक्लूडिंग द RBI एक्सपेक्टेड इट टू बी मच हायर. RBI itself said that 8.6% कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जबकि एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ. देखो यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज का डेटा भी दिया हुआ है इन लोगों ने कि कोई 10% बोल रहा था, RBI 8.6% बोल रहा था, ऑल दैट. नाउ गो थ्रू द न्यूज़ बट दिस इज ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू नो अबाउट इट कि हमारी जो ग्रोथ है उसकी स्टोरी बेटर हो रही है, रिकवरी बेहतरीन तरीके से बढ़ रही है आगे. ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट प्रोटेक्ट राइट ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टू बेल, सुप्रीम कोर्ट टेल्स द जजेस. अभी सुप्रीम कोर्ट में एक एलिगेशन लगा था कि कैसे एक टीवी के एडिटर को जब अरेस्ट किया गया था रिपब्लिक भारत के, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जुडिशरी ने प्रोएक्टिव रोल दिखाया और उसके बाद में अर्नब गोस्वामी को बेल दे दी. बट डज इट हैपन इन अदर केसेज ऑल्सो? एक्चुअली इट डजंट हैपन. So that is why Supreme Court has told to you people that bail should be the norm, jail should be the exception. ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि bail is the norm, jail is the exception. कि जब तक किसी के ऊपर केस चल रहा है जनरली उसे बेल दे दो, जब केस खत्म हो जाता है, जब हियरिंग हो जाती है उस पर और वो गिल्टी होता है तब जेल में डालो, क्योंकि अंडर ट्रायल किसी को जेल में रखना उसके राइट्स का, उसकी लिबर्टी के खिलाफ रहता है. देयर इज अनदर प्रिंसिपल इन जस्टिस विच वी यूज़, जहाँ पे हम बोलते हैं कि अ पर्सन अनलेस प्रूव्ड गिल्टी इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज गिल्टी, तब तक वो इनोसेंट ही रहता है. तो एक इनोसेंट आदमी को जेल में रखते हो आप अगर आप उसे बेल नहीं देते हो. दैट इज द सेम प्रिंसिपल विच हैज़ बीन रीआइटरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. इट हैज़ टोल्ड इट्स जजेस एज वेल एज द जजेस ऑफ द हायर कोर्ट्स एंड द लोअर कोर्ट्स. ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं. लेट्स रीड द नेक्स्ट न्यूज़. ओके, पॉलिटिक्स प्रिवेल्स देयर.
Alright, then there is this part where AAP government denies permission to use stadium as temporary jails. Now let's come over to the next news, in which Aam Aadmi Party government has denied permission to use stadiums as temporary jails. Now that farmers were coming up and raking up Delhi city, तो पुलिस ने बोला कि भाई ठीक है, काम करते इनको अरेस्ट करके जेल में डाल देते हैं. बट आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट अलाउ, क्योंकि फार्मर्स को अगर आप इस तरीके से जेल में डालोगे तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट द राइट टू प्रोटेस्ट. तो अगर फार्मर्स पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन्हें अरेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, इवन इफ दे आर इन वायलेशन ऑफ द परमिशंस. ठीक है, कुछ लोग का आर्ग्यूमेंट है कि सर कोविड की गाइडलाइंस एंड एवरीथिंग इज देयर. तो एक बात याद रखना, कोविड केवल तब तक फर्क करता है जब तक आपकी थाली में रोटी हो. जिस दिन ये क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि क्या आपकी थाली में रोटी आने वाली है या नहीं, उस दिन आपको कोविड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यू विल सी माइग्रेंट्स वॉकिंग बैक टू देयर होम्स एंड देन बैक टू देयर वर्क प्लेसेस, एंड ऑल्सो यू विल सी फार्मर्स हु आर गोइंग फॉरवर्ड विद सम सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट. तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आपका खुद का एग्जिस्टेंस, आपका खुद का वजूद जो होता है वो खतरे में आ जाता है. ठीक है. Okay, so next news is High Court stays Nagaland ban on dog meat sale. Now नागालैंड के अंदर कई एक ट्राइब्स हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा यू विल फाइंड दैट डॉग वगैरह का मीट खाते हैं. सम एनिमल राइट एक्टिविस्ट सेड दैट नहीं, डॉग्स के साथ में आप ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज दे आर कंसिडर्ड एज पेट्स. एंड डॉग लवर्स अपने आप में खुद से एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसको ये पसंद नहीं होता है कि डॉग्स के ऊपर किसी भी टाइप का कोई एक्शन हो या असॉल्ट हो. सो दैट इज़ वाई दीज पीपल टेंडेड नॉट टू लाइक इट. एंड द गवर्नमेंट हैज सेड दैट ओके लेट्स बैन इट. उन्होंने एक ऑर्डर इशू कर दिया नागालैंड गवर्नमेंट ने. हाउएवर हुआ क्या, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, राइट नाउ वी विल हैव टू गो हेड एंड इवैल्यूएट कि हाउ इज डॉग डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर एनिमल. इस हिसाब से अगर आपको कलिंग खत्म करनी है तो सारे एनिमल्स की खत्म करनी चाहिए. सिर्फ सिलेक्टिवली आप डॉग्स को डिफेंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर आर पीपल जिनको डॉग्स पसंद है एज अ फूड ऑल्सो. सो मे बी यू लाइक डॉग्स एज योर पेट्स, बट देर आर सम पीपल जिनको लिटरली कुत्ता करी ज़्यादा पसंद है, मतलब दे रियली वॉन्ट टू ईट करी एंड ऑल दैट which is made from dog. So it is actually bad if you are distinguishing between chicken and dogs. Somebody eating chicken is fine, but eating dogs is not fine. So that is somewhere you can see. See, I know as per your apprehensions and your love towards the dogs, the answers might vary, but in reality it makes no difference whether you are eating a chicken or whether you are eating a dog. Okay, so we have to look at this question from a holistic point of view. That's what I'm saying. Okay. Then there is an important news saying GMRT has been accorded the prestigious IEEE milestone status. Now IEEE is Institute of Electrical and Electronics Engineers, और ये करता क्या है, बेसिकली इसकी एक लिस्ट है जहाँ पे ये कुछ इंजीनियरिंग के माइलस्टोन्स को नोट करता है कि अच्छा अब ये चीज़ हो गई. अब साइंस, इसके गेम खेलोगे ना तुमने, जैसे सुपर मारियो वगैरह, तो या फिर GTA वगैरह खेलोगे तो देयर यूज्ड टू बी सेफ पॉइंट कि अब इस सेफ पॉइंट पे आके तुम गेम सेव कर लेते हो अपना, है ना, कि इसके बाद गेम पीछे नहीं जाता, उससे आगे ही चलता है. सो दीज माइलस्टोन्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंस टू अ होलिस्टिक लेवल. फॉर एग्जांपल इंडिया के पास 3 अब ऐसे रिकग्निशन है. सबसे पहला रिकग्निशन जो था आपके पास में सर जगदीश चंद्र बोस का था, जब उन्होंने रेडियो रिसेप्शन मतलब रेडियो वेव्स को स्टडी किया था. सेकेंड वॉज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर रमन इफेक्ट जिसे आप बोलते हो. और तीसरे पॉइंट पे आ जाता है GMRT विच इज़ जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप. नाउ व्हाट डज इट डू, ये एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करने के लिए बड़ा टेलीस्कोप है. इट्स एन एरे. ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पे अराउंड 40 कंट्रीज इसके कस्टमर्स हैं. सो 45 मीटर डायमीटर के बड़े बड़े 30 रेडियो रिसेप्टर्स लगे हुए हैं बड़े बड़े. ठीक है, सोचो इतने बड़े बड़े रिसेप्टर्स हैं जिनसे यू कैन गेट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम स्पेस, एंड यू आर गेटिंग दैट डेटा विच इज़ बीइंग यूज्ड बाय कस्टमर्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू स्टडी एस्ट्रोनॉमी. एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ बिकम अ काइंड ऑफ मिरेकल. इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, और वैसे भी किसी भले आदमी ने कहा था कि साइंस व्हेन इट इज़ अनबिलीवेबल इट बिकम्स मिरेकल. जब साइंस को आप समझ नहीं पाते हो तो आप उसे मिरेकल बोल देते हो. दैट होल्ड्स गुड. So it is actually a miracle of the science. Next we will talk about this new editorial which is Global Epidemic of Alternative Truths, in which he has used philosophy. And Hannah Arendt मेरी फेवरेट एक ऑथर है, उनके बारे में भी इन्होंने लिखा है, उनकी बुक है एक, ठीक है, ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स. तो उसके बारे में भी काफ़ी कुछ बात करी है. देखो यहाँ कहीं लिखा भी होगा इन्होंने. He has written about that. He has written about the book, हाँ, ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स. ये Hannah Arendt की क्लासिकल बुक है. So what is he trying to convey through this? He is only trying to convey that truth changes as per the politics. And I'll tell you, we are all political animals. Human beings जो होते हैं हमेशा political animals होते हैं. So हम हमेशा एक theory follow करते हैं अपने life में. I have created this theory, so to say. It's a theory of, let's say, comfortable truth. मतलब हमारे लिए जो चीज़ comfortable होती है we accept it. And whatever goes against our own comfort zone we don't accept it.
तो हमारा सच भी हमारे हिसाब से वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल, टू अ कम्युनिटी द अदर कम्युनिटी माइट नॉट बी गुड, डिस्पाइट द फैक्ट कि बोथ कम्युनिटीज़ आर सिमिलर. हिंदू मुस्लिम्स ही ले लो, हिंदूज़ के लिए मुसलमान ख़राब है, मुस्लिम्स के लिए हिंदू ख़राब है, दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं, जबकि इन रियलिटी बोथ कम्युनिटीज़ आर एग्जैक्टली द सेम. हम सिर्फ जो चीज़ें हमसे अलग होती हैं, जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनको हम गलत मान लेते हैं. बाकी सब कुछ हमारे हिसाब से ट्रूथ है. ट्रूथ का मतलब तो सिर्फ सच होता है ना. सो हमारा कंफर्टेबल ट्रूथ होता है. आपसे कोई आके आपकी तारीफ़ करेगा, आपको लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है, बट वहीं जब वो आपकी बुराई करता है तो आप उसे काउंटर करते हो, जेन्युइन काउंटर्स. ठीक है. सो कंफर्टेबल ट्रूथ्स की स्टोरी कुछ ऐसी ही है. हैना आरेंट ने यही चीज़ अपनी बुक में एडवोकेट करी थी, दैट जनरली ट्रूथ एंड पॉलिटिक्स डोंट गो हैंड इन हैंड. उनके बीच में एक लड़ाई रहती है, क्योंकि इफ़ यू वांट टू प्ले पॉलिटिक्स यू ऑलवेज वांट योर वेलफेयर. आपको बस अपना भला चाहिए, एंड इन डूइंग सो यू विल नॉट केयर वेदर ट्रूथ इज बीइंग डिस्टॉर्टेड और नॉट. ही हैज़ गिवन सर्टेन एग्जाम्पल्स इन दिस, जहाँ पे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करी है, जो इलेक्शन के बाद से ये चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शंस वर हैक्ड एंड रेग्ड एंड व्हाट नॉट. सेम गोज इन इंडिया. ऑपोजिशन जैसे ही हारता है चुनाव, तुरंत बोलता है ईवीएम हैक है. We don't really know what is the extent of truth in that allegation. Actually, we know that it is a false allegation, but still, political parties day and out, they have been making this claim. On the other hand, the current government is no different. For example, Prime Minister Modi has given only one interview since he has become the Prime Minister, and that to Mr. Akshay Kumar को. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एक सेलिब्रिटी को इंटरव्यू दिया अपना. Could have given an interview to a real journalist though. ठीक है. So these things indeed come up and show you the reality of democracy, wherein truth and politics इनके बीच में एक टसल चल रहा है. Whether you will be told something or not depends totally on the political optics it presents. अगर वो politics के लिए अच्छी optics होगी, if it is good optics for politics, it will be told to you. If it is not, then it will not be told. As simple as that. That is the reality of the situation, and that's what he has conveyed in this. It's a kind of philosophical one, so if you want to go through it, you can go through. Although I found it very interesting because I am a student of political science, so it actually I find it very interesting. It is very innovative. ठीक है, मन हो तो पढ़ लेना, वरना इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे के लिए कुछ कंटेंट पढ़िए. But this one is important where it is talking about stepping out of the shadows of India's malnutrition. Now I'll not read कि इसमें कौन कौन सी रिपोर्ट्स को कोट किया है. जैसे यहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स के नाम दिए हुए, द स्टेटस ऑफ फूड रिपोर्ट, उसके बाद में हंगर रिपोर्ट, फिर बेटर न्यूट्रिशन बेटर टुमारो. कौन देता है, कहाँ से देता है, खुद पढ़ लेना. ठीक है. बट मेजर क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से समझना चीज़ों को. यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि इंडिया के अंदर malnutrition का प्रेवलेंस बढ़ रहा है, और सारी रिपोर्ट्स में हाईलाइटेड है. इनफैक्ट इंडिया हैज़ बीन परफॉर्मिंग द वर्स्ट व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्ट एशिया. नाउ देयर इज समथिंग विच यू मस्ट हैव हर्ड कि पुराने ज़माने में लोग लंबे होते थे, पुराने ज़माने में लोग चौड़े होते थे. द ओल्ड एज पीपल दीज डेज व्हेनेवर दे आर टॉकिंग दे यूज्ड टू से दैट इन आवर टाइम्स पीपल यूज्ड टू बी टॉलर. आजकल के ज़माने में तो जो नए बच्चे आ रहे हैं, दे आर गेटिंग ड्वाफर एंड ड्वाफर एंड ड्वाफर. देयर इज समथिंग विच इज़ अ डिजीज, मतलब डिजीज तो नहीं, एक एबनॉर्मेलिटी which is associated with this fact. When your height is not as much as it should have been at a particular age, it is called as stunting. ठीक है. स्टंटिंग और वेस्टिंग दो टर्म तुमने पेपर में बहुत सुने होंगे. When it comes to under nutrition, these are the same two terms. ठीक है. स्टंटिंग मतलब you are having a lower height compared to your age group, and then wasting is when you are not having enough weight compared to the age group. तो ये दो चीज़ों का प्रेवलेंस बहुत हाई है. स्कूल्स के अंदर स्टडी करोगे तो यू विल फाइंड द सेम इज अवेलेबल. Now, in India, we are trying to ensure that food supply is maintained through food security, but then you should understand that who is covered under this. Now, NFSA tends to provide it to almost 2/3 the population, food जो होता है आपका, but food security के साथ साथ में nutritional security is also required. And उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप hunger को eradicate करो. जब आप hunger को eradicate करोगे, once you have quantitatively eliminated hunger, then you will qualitatively remove hunger. डिफरेंस क्या है? क्वांटिटेटिवली मतलब कि क्या मेरा पेट भर रहा है, एम आई गेटिंग सफिशिएंट फूड टू फिल माई स्टमक, एंड क्वालिटेटिवली इट वुड मीन एम आई गेटिंग इनफ न्यूट्रिशंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर माई डेवलपमेंट. सो फर्स्ट इंडिया हैज़ टू फाइट दिस क्वांटिटेटिव hunger, and thereafter it has to move towards the ideology of qualitative hunger. So both things are to be taken care of. Now here he has talked a lot about a lot of things. So सबसे पहला कीवर्ड जो मुझे इस एडिटोरियल से तुम्हें समझाना है, that is telephonic survey. A telephonic survey is where you call the respondents, you ask them about certain things, you disclose them that this is a survey and their records will be monitored. ठीक है, तो उस तरीके से आप बात करते हो. सेकेंड थिंग, उनके एकेडमिक इंटरेस्ट को छोड़ के उन्होंने एक बंगाली डेली है आनंद बाजार पत्रिका, जिसके अंदर कुछ पढ़ा था, एक रिपोर्ट थी. नाउ व्हाट इज आनंद बाजार पत्रिका? ठीक है,
नाम सुनते ही दिमाग में कुछ खटकना चाहिए। आनंद बाजार पत्रिका किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद समथिंग कॉल्ड एज अमृता बाजार पत्रिका। सो आई हैव डन सम रिसर्च फॉर यू पीपल, आपके बिहाफ पे। नाउ बहुत पहले की बात है, ऑलमोस्ट 1876 की। तुषार कांति घोष जो थे और उनके पिताजी शिशिर कुमार घोष, इन दोनों ने मिलके एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, बंगाली न्यूज़पेपर कॉल्ड एज आनंद बाजार, आनंद बाजार केवल, ठीक है। इनकी ग्रैंड मदर की बहन का नाम था आनंदमयी, सो उनके नाम पे इसे स्टार्ट किया था। लेटर ऑन द न्यूज़पेपर डाइड। नाउ इन 1886 दे एस्टैब्लिश्ड अनदर पेपर कॉल्ड एज अमृता बाजार पत्रिका। आई विल कम टू दिस स्टोरी इन सम टाइम, ओके। The same Amrita Bazar Patrika became very important in our freedom struggle and you have heard about it. उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में बताऊँगा, ठीक है। Now in this Amrita Bazar Patrika was continuing, but in 1922 Anand Bazar Patrika was later on relaunched and it is functioning till date. However, Amrita Bazar Patrika 1991 में बंद हो चुका है, ठीक है, वो डेथ हो चुकी है उस पेपर की ऑलरेडी। नेक्स्ट पॉइंट इज आनंद बाजार पत्रिका, शॉर्ट फॉर्म देखोगे तो ABP बनता है, ठीक है। इसकी ओनरशिप देखोगे तो यहाँ पे ABP ग्रुप। If you go to that, you will find that it is the same one that owns ABP News और ABP से रिलेटेड जितने भी आपके चैनल्स हैं, उसके अलावा मैगजीन्स बहुत सारी, एंड देन द टेलीग्राफ एंड एबेला, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स। सो यू कैन सी दैट इट इज़ वन लार्ज ग्रुप दैट इज ओनिंग इट एंड इट्स जेनेसिस गेट्स बैक टू द सेम अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका जो थी, इट वॉज द फर्स्ट पेपर, जो आप लोगों ने सुना होगा ना, वो एक प्रेस एक्ट आया था जिसके तहत वर्नाकुलर प्रेस को दे वर नॉट परमिटिंग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंडिया में लॉन्च हुआ था जब, तो व्हाट हैपेंड वाज दे सेड दैट ऑल द पेपर्स व्हिच आर पब्लिश्ड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस विल बी सब्जेक्ट टू अ ग्रेटर स्क्रूटनी। सो रात तक ये पेपर जो था बंगाली में छपता था, अमृता बाजार पत्रिका, बट अगले दिन इनका पेपर ही अंग्रेजी में कर दिया, पर सरकार को जरूर क्रिटिसाइज किया। दे शिफ्टेड इट फ्रॉम वर्नाकुलर लैंग्वेजेस टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो ओवरनाइट इन्होंने ऐसा किया था, दैट इज व्हाई इट बिकेम अ सेंसेशन ऑफ दैट टाइम पीरियड। So Amrit Bazar Patrika, that is why it is very important. Please know about it. Originally it was in Bengali script and later on it evolved into this English language. तो ये तुम्हारी मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। एक छोटा सा वर्ड जो कहीं एक एडिटोरियल में आया था, वहाँ से आपको इतनी नॉलेज मिल गई। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपको वेस्टिंग और स्टंटिंग का डिफरेंस पता चल गया। एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई है दैट नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस ईयर हैज़ बीन अवॉर्डेड टू यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बिगेन इन 1961 एंड इन 1962 उसे सबसे पहले इराक में डिप्लॉय किया गया था। इराक में मतलब जहाँ पे वो अर्थक्वेक आया था। उसके बाद में 1963 में फर्स्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम इनका लॉन्च हुआ सूडान में, एंड 2020 तक आते आते बहुत सारे काम करे इन्होंने, एंड वर्ल्ड फूड प्राइज को ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल पीस प्राइज मिला है। Now there is one more thing which is very important. Now WFP handles frontline telecommunications and provides logistical support to all UN agencies and NGOs, and digital platforms are developed that greatly improve the operational efficiency. What does this mean? This means that ये जो तुम्हारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ये ना सिर्फ फूड प्रोग्राम के तहत लोगों को फूड प्रोवाइड कराता है, बट अगर कोई NGO या फिर कोई और एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू अचीव zero hunger ka goal, then in that case they also provide them with logistical and technical support. It's not only about providing the food grains and the money, it's also about providing them with technology and logistical support and everything else. ठीक है? And it is the world's largest humanitarian agencies that saves lives and changes them. एक और चीज, right now what are the challenges that are prevailing? Now 700 million people are still hungry. And if the adoption of 2030 development agenda is cause for optimism, in that case we'll have to ensure that we are able to eliminate this hunger any which ways. ठीक है? तो ये रहा आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिटेल। क्वेश्चन आएगा तो इसी से बन सकता है। Now let's move on to the next news which will be there in today's paper. देखते हैं क्या मिलेगा। Okay, कर्नाटका defers decision on inclusion of Lingayats in OBC. Now लिंगायत्स आर अ ट्रेट ऑफ पीपल। एक पर्टिकुलर सेक्ट है, इन्होंने पिछली साल डिमांड किया था, लास्ट ईयर दे डिमांडेड दैट दे शुड बी ग्रांटेड द रिकग्निशन एज अ सेपरेट रिलीजन दे डिमांडेड बिकॉज दे वांटेड टू बी इंक्लूडेड इन माइनॉरिटी। दे शुड बी इंक्लूडेड इन रिलीजियस माइनॉरिटीज इन इंडिया। नाउ इन इंडिया वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ माइनॉरिटीज, पहली रिलीजियस और दूसरी लिंग्वल और लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा के अधिकार पे और धर्म के आधार पे केवल इन्हीं दो तरीकों से हम इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उन्हें डिफाइन करते हैं। सेकेंड थिंग, बेसिस रिलीजन देयर आर 6 डिफरेंट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। पहली है मुस्लिम्स, दूसरी सिख, क्रिश्चियंस, ज़ोरोस्ट्रियंस, बुद्धिस्ट एंड जैन्स। ठीक है?
सो ये 6 तुम्हारे पास हो जाते हैं जो कि माइनॉरिटी में आते हैं. एंड लिंगायत्स वर द वंस हु डिमांडेड द स्टेटस. The status got or the demand got declined and they were not granted a separate status. Instead it was said that they are a sect under Hinduism. एक पंथ है, ये धर्म नहीं है पूरा, ठीक है. A kind of specialized branch of the religion which has drastically drifted from the original trait. ठीक है. Now अगला पॉइंट आता है आपके पास में. अच्छा, what does this mean? इनको लिंगायत्स के अंदर भी सबसेक्ट्स हैं बहुत सारे, अराउंड काफ़ी सारे, मतलब बेसिकली you will find that there are subsects, a lot of subsects in there. So 16 of them are recognized under the OBC, whereas others are not. So it was being said that this leads to some sort of discrimination between the people of the same sect, which should not be the case, and that is why all of them should be put under the OBC grouping. But since it is a reservation issue which is always going to be a security problem, that is why the government wants to take a very, I would say, balanced foot forward, and let's see what happens in the future. Okay. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास में, एपी कैबिनेट क्लियर्स रीसर्वे ऑफ लैंड. जस्ट इतनी सी बात याद रखना, आंध्र प्रदेश सरकार ने बोला कि दोबारा से लैंड का सर्वे कंडक्ट कराया जाएगा स्टेट के अंदर, सो दैट बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्ट लैंड्स एंड एवरीथिंग कैन बी डन. यूजफुल लैंड है तो उसको सही तरीके से यूज़ किया जा सके, एट्सेट्रा. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ सी स्पार्कल विच इज अफेक्टेड मरीन फूड चेन से CMFRI. सो ये जो CMFRI है, इसने एक रिसर्च कंडक्ट करी है. इट इज सेंटर फॉर मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, समथिंग लाइक दैट. सो इसने एक रिसर्च कंडक्ट करी जिसके अंदर नॉक्टिल्यूका सिंटियालिस ऑन द कोस्ट ऑफ कर्नाटका एंड देन ऑल्सो ऑन टू दिस बे ऑफ बंगाल साइड ऑल्सो देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे इसका ब्लूम हुआ है बहुत ज़्यादा. सो यू गेट दिस बायोल्यूमिनेसेंस का फिनोमेना. बायोल्यूमिनेसेंस मतलब किसी एक बायोटिक मटेरियल की वजह से ऐसा ल्यूमिनेसेंस प्रॉपर टाइप यू विल फाइंड कि ऐसे ग्लो करता है वाटर. इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है. ना हुआ क्या है, रिसर्च के टाइम पे इट हैज बीन मेंशन्ड दैट इट लीड्स टू एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, एंड अमोनिया हैम्पर्स द सराउंडिंग वाटर्स एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ किलिंग एजेंट फॉर अदर स्पीशीज. द वंस दैट आर मोस्ट इम्पैक्टेड बाई इट आर डायटम्स. अब ये डायटम्स क्या होते हैं? डायटम्स कुछ ऐसे दिखते हैं, दीज आर वेरी शाइनी. इनका आउटर स्किन जो होता है दैट इज़ वेरी शाइनी. तो जो रिफ्लेक्टिव पेंट्स होते हैं उन्हें बनाने में, रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है डायटम्स का. So that's why they are very important and you have to know about them. Next important thing, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है, इनका नाम हमें याद रखना. ठीक है. Now India, Vietnam to hold bilateral discussions. So Defense Minister Rajnath Singh and his Vietnamese counterpart will be discussing these matters. Also they will be talking about disaster management and relief, and there is going to be a kind of agreement between National Hydrological Office of India and the Vietnam Hydrographic Office. ठीक है. This will happen. Not something to be learnt about, but yeah, हो सकता है कल परसों में इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आए, given that we are already facing a cyclone. Next, there is nothing over here. ठीक है, ये बढ़िया न्यूज़ है. यहाँ पे दो बहुत मज़ेदार न्यूज़ है आज. सो एक तो ये न्यूज़ है कि बाइगेमी क्लॉज को सरकार ने साइंस मिनिस्ट्री के एक रिक्रूटमेंट के लेटर में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया है. Now 1964 के बने हुए सिविल सर्विसेज रूल्स इन इंडिया, they explicitly mention that any person who has married more than one woman, who has more than one living wife, is not allowed to get any government job. आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती. Now this bigamy clause was somewhere mentioned in the rules, but it was not explicitly discussed with people. इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि नोटिफिकेशन में एक्सप्लिसिटली उसे मेंशन किया गया कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु हैज़ मोर देन वन लिविंग स्पाउस, इन दैट केस इट्स नॉट अलाउड फॉर यू टू जॉइन एनी गवर्नमेंट सर्विसेज, बिकॉज आपने शायद दूसरे वाले के साथ कुछ गलत किया होगा. ठीक है. सम पीपल आर कॉलिंग इट एज अ मोरल पुलिसिंग और समथिंग, बट द बिगर पॉइंट इज ओवर हियर दैट यू शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड. अब सरकार अगर एक्सप्लिसिटली ये बाइगमी क्लॉज को सामने पुट फॉरवर्ड करे, दैट मीन्स इट्स वेरी सीरियस अबाउट हाउ टू फॉलो यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड हाउ टू ब्रिंग इट इन द कंट्री. Now if that is the case, it's a good indication, because civil rights for women in India should always be protected. Although UCC के लिए 22nd लॉ कमीशन ने तुम्हारे बोला था कि it's neither feasible nor desirable at the moment, but you should also understand that हमें reforms भी लाने पड़ेंगे अपने समाज में. Now I'm not a believer in the fact that we should have one exact kind of book की बोल दिया ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यही लॉ सबको अप्लाई करेंगे, because India is a diverse land, so you'll find that there are certain things which will be very unique to every culture and they should indeed be preserved. ठीक है. बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई इनजस्टिस कर रही है कोई चीज़ तो उसको प्रिजर्व किया जाए. जैसे अगर आज की तारीख में हिंदुओं में सती सिस्टम होता तो यू वुडंट बी डिफेंडिंग इट. ठीक है.
तो इसी तरीके से बाइगेमी अगर जैसे माइनॉरिटीज़ में देखी जाती है पर्टिकुलरली इन इस्लाम, सो दैट शुड बी डन अवे विद. एंड देन यू सी दैट हिंदूज में भी कुछ पर्टिकुलर कास्ट है जिसमें स्टिल वीमेन डू नॉट गेट एनी काइंड ऑफ शेयर इन देयर लैंड. So that should be this kind of abnormality, or let's say the exception should be done away with through the means of a uniform civil code, but yet we'll have to make room for the development of all. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज एन अ वेरी फनी थिंग. एक आईपीएस ऑफिसर थे, रिटायर हुए, उनका नाम था मिस्टर लालदुहोमा. लालदुहोमा जी के पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है कि ये पहले एमपी हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाई हुए थे, और ये पहले एमएलए भी हैं, एमएलए फ्रॉम दिस मिजोरम दैट हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड अंडर द लॉ. यूनिक पर्सन. नाउ व्हाट इज एंटी डिफेक्शन? मतलब किस्मत खराब है, इनकी किस्मत ही माड़ी है, इनके लिए ही बना है एंटी डिफेक्शन, इन्हीं को बर्बाद कर रहा है बस. सो व्हाट एग्जैक्टली इज गोना हैपन इन दिस केस इज, सी मिस्टर लालदुहोमा जी जो है अब इन्हें डिबार कर दिया गया बिकॉज इंडिपेंडेंट टिकट पे इलेक्ट हुए थे, बट लेटर ऑन ही जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ इफ यू आर इलेक्टेड इंडिपेंडेंटली यू डू नॉट गेट टू जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी. If you are nominated, you have 6 months to decide whether you want to stay alone or you want to join a political party. उसके बाद कुछ नहीं हो सकता. And if you are winning election, contesting election and winning it on a party ticket, you have to be in that party. Now unless 2/3 of the people who have been elected from that political party join the other one, ये एंटी डिफेक्शन के अंदर सब डिस्क्वालीफाई होते हैं, वरना बच जाओगे. देखो बता दो मैंने भी क्या बोला. लेट्स से मेरी पॉलिटिकल पार्टी है कल्लन सिंह की पार्टी, तुम्हारी पार्टी का नाम है गुल्लू सिंह की पार्टी. ना गुल्लू सिंह की पार्टी को मिले मेंबर कितने ले लें ईज ऑफ कन्वीनियंस के लिए 6, तुम्हें 6 सीटें मिली और मुझे मिली 10 सीटें. इफ़ आई वांट कि तुम्हारे पास से एमएलए जो बने हुए हैं वो मेरी पार्टी में आ जाए, अगर एक आएगा तो एंटी डिफेक्शन लग जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा. तो आउट ऑफ 6 आई नीड 4. अगर 4 आ जाते हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मर्जर. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज it will not be considered as them leaving the party and thereafter coming to my party. It will be considered as if your party merged with mine. ठीक है. In that case they will not be disqualified. अगर 4 से कम आएंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. तो जितनी सीट्स हैं उसका, जितनी आपके पास टोटल एमएलएज हैं आपके, अगर 2/3 एक बार में शिफ्ट करते हैं तो इन दैट केस इट विल बी अलाउड. एमएलए हो, एमपी हो, कुछ भी हो, बट उससे कम पे नहीं अलाउड है. ठीक है. पहले प्रोविजन था 1/3 पे भी स्प्लिट मान लेते थे उससे, बट स्प्लिट और मर्जर का डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर अब खत्म कर दिया गया ना. इट्स ओनली मर्जर दैट्स अलाउड. ओके. नाउ लालदुहोमा जी के चक्कर में आपने बढ़िया एंटी डिफेक्शन का एक डिस्कशन देखा और आप समझ गए होंगे. एंड अगर थोड़ा फास्ट लगा था तो प्लीज़ एक बार जाके दोबारा धीरे धीरे सुन लो. ठीक है. आराम से सुन लो, 2-3 बार सुन लो. D&D क्लास की रफ्तार ही कम करिए, इसीलिए मतलब टाइमिंग ही इसीलिए कम करिए कि तुम्हें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें मिल जाएँ. नेक्स्ट इज हाईकोर्ट क्वाशेस BMC नोटिस टू कंगना. कंगना रनौत जी का घर वर तोड़ दिया था पिछली बार BMC ने. तो नाउ मैटर वॉज पेंडिंग इन बॉम्बे हाई कोर्ट, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट रियलाइज दैट नो दिस वॉज नॉट हाउ इट वॉज सपोज टू बी डन. तो मेलाफाइड इंटेंशन था, इसके लिए उनको पेनल्टी भरनी पड़ेगी. ऑल्सो दे हैव टू कॉम्पनसेट हर, बट इररिपेरेबल डैमेज हैज़ बीन डन टू हर फीलिंग्स एज वेल एज टू हर रिप्यूटेशन. 2 चीज़ें. फीलिंग्स को कैसे भाई हर्ट हुआ है, किसी का भी घर टूटेगा तो उसे बुरा लगेगा, ऑफिस टूटेगा तो बुरा लगेगा. सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट. नाउ एक और चीज़ कोर्ट ने थोड़ी धीरे से बोल दी, कहा कि उनको भी बोलना ट्विटर पे थोड़ा मुंह संभाल के चलाया करें. बोल देती हैं और फिर बवाल होता है बाद में. सो ऐसा भी कोर्ट ने एक हल्का सा स्लाइट इंडिकेशन दिया है. शी इज़ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड शी मस्ट ऑलवेज टेक थिंग्स एंड हैंडल देम केयरफुली. दैट्स व्हाट द कोर्ट इज सेड. नाउ लेट्स कम ओवर टू द नेक्स्ट न्यूज़. एक ही न्यूज़ और बचती है शायद, इंपॉर्टेंट 2 है. सो कोर सेक्टर कंट्रैक्शन वाइडन्स टू 2.5%. व्हाट इज कोर सेक्टर इन इंडिया? इट्स 8 की इंडस्ट्रीज विच आर प्रेजेंट. बड़े ध्यान से देखते हैं ये 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन सी. सबसे पहले कोल, सेकंड इज क्रूड ऑयल, देन नेचुरल गैस, देन रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, देन फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अगर इन कोर सेक्टर्स में डेवलपमेंट हो रहा है अच्छे से, देखो इन्हें तो कोई अपने घर में मजे लेने के लिए यूज़ करता नहीं है. दीज आर ऑल, इफ़ यू सी, दीज आर इनपुट्स टू सम इंडस्ट्री. ध्यान से देखो, ये सब रॉ मटेरियल है जितना भी इन इंडस्ट्रीज में लिखा है. ऑल ऑफ इट इज रॉ मटेरियल टू दी अदर फैक्ट्रीज. इनका कंजम्पशन बढ़ेगा मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्रीजिंग इन द कंट्री. अगर इनका कंजम्पशन गिरेगा मतलब कंट्री का जनरल ग्रोथ खराब है. ठीक है. सो यू शुड अंडरस्टैंड दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया. नाउ वी आर सीइंग यहाँ पे यही 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जिनके बारे में न्यूज़ निकला हुआ है कि इनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो वाइडन हो गया, 2.5% पे चला गया. इट इज श्रिंकिंग एंड इट इज श्रिंकिंग वाइड. सो नॉट अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इकोनॉमी. नॉट अ वेरी गुड, क्या न्यूज़ तो अच्छी है ही नहीं बिल्कुल. ये विल हैव टू इंश्योर दैट दीज सेक्टर्स सी अ ग्रोथ. अगले पॉइंट पे आते हैं. Now fiscal deficit reaches 120% of annual target. देखो कभी भी कंपैरिजन करो तो पिछले साल के कंपैरिजन में करना. You will be thinking कि सर अभी तो साल पूरा भी नहीं हुआ.
मार्च से लेके अगले अप्रैल तक का बजट होता है, एंड इट्स ओनली नवंबर एंड वी आर सेइंग दैट वी हैव ऑलरेडी हिट द टारगेट ऑफ 120%। जितना पूरे साल का प्लान किया था उसके 120% पे बैठे हम लोग। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। पहली चीज़ तो ये डेटा भी अक्टूबर एंड तक का है, यानी नवंबर बिगिनिंग तक का, उसी टाइम तक हम हिट कर चुके थे टारगेट। सेकंड, कंपेरेटिव विद द लास्ट ईयर, सिंस आवर इकोनॉमी इज इन टर्मोइल, 109% तो हमने लास्ट ईयर भी हिट किया था, ठीक है, 109% तो हमने लास्ट ईयर भी हिट किया था, इस साल कुछ नया नहीं किया हमने। 109 बोलो सर, 102.4 हमने लास्ट ईयर हिट किया था, इस साल हमने 119% हिट किया, तो ऑलमोस्ट 120% है। तो पिछली साल के कंपैरिजन में देखोगे तो 17% के लगभग ज़्यादा हो रहा है। अंडरस्टैंड दिस वन सिंपल थिंग, राइट नाउ कंजम्पशन इज नॉट हैपनिंग, टैक्स इज नॉट कमिंग, बट स्टिल गवर्नमेंट इज एक्सपेंडिंग द मनी। सरकार को खर्चा करना पड़ रहा है मार्केट में डिमांड को जनरेट करे रहने के लिए, विच इज़ वाई दिस डेफिसिट इज राइजिंग। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मत सोचना कि ये बिक गई है गवर्नमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। Now that would be all for today that I have here to discuss with you in the D&D session. It was a pleasure in the morning. Take care. Jai Hind.